अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ई एम डी कैट बाय जाहिद। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी एम डी कैट 2020 का जो पास्ट पेपर है उसका पार्ट 2 सोल्व करेंगे, यानी 21 टू 40 एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी एचआईवी के बारे में कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है। तो ऑप्शंस देखें, वेरी सिंपल एमसीक्यूज। आंसर इज चार्ली, इट डज नॉट काज एड्स। सिंपल है भाई, एचआईवी ने ये नहीं करना तो और क्या नहीं करना। तो बाकी अगर देखें हम कि रेट्रो वायरस है ये, और उसके बाद इन्वेलप भी होती है, ये बात भी ठीक है। इम्यून जो है वो डेफिशिएंसी करता है इम्यूनिटी की, ये बात भी ठीक है। इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी करता है तो एड्स होती है ना, तो चार्ली इस वजह से ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो बाहर वाला इन्वेलप है, ये जो ऊपर है ना, ये जो पर्पल कलर के शो किए हुए, ये इन्हें हम कहते हैं, ये स्पाइक्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो कोट है ये होस्ट से लिया होता है। अब ये इस होस्ट की अगर कंपोजिशन देखिए तो वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होगी, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है ना। हमने पढ़ा है ना, सेल मेम्ब्रेन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो हर एक में वही लिपिड्स होगा, प्रोटीन्स होंगी, और ट्रेसेस में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। और ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसे कैप्सिड कहते हैं, ये आरएनए है, और ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। आप जानते हैं जो इस चैनल में नए नहीं हैं वो जानते हैं कि मैं पास पेपर को इस तरह सोल्व करता हूँ कि अगर आप नियत करके बैठे हैं सोल्व करना, तो आपकी तैयारी भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एचआईवी किस तरह अफेक्ट करता है। तो आपने बस इतना याद रखना है जी, एचआईवी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सीरम से, सीमन से, या सीरम किसी को ब्लड डोनेट करता है अगर कोई अफेक्ट बंदा, या ड्रग्स वगैरह जो हैं उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट अ मेथड विच काज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? किल तो चारों चीजें कर देती हैं। आंसर इज ड्राई हीट। बुक की एक लाइन है, ड्राई हीट। मैं इसके अलावा अगर इस टॉपिक में जो चीज़ हम कवर कर सकते हैं दैट इज स्टीम। अगर स्टीम होती तो वो करती क्या, भाप ये कोएगुलेट कर देती। जैसे अंडे को उबाल लेते हैं तो वो कोएगुलेट नहीं हो जाता, इसी तरह प्रोटीन पक जाती है बैक्टीरिया की स्टीम के अंदर। ड्राई हीट उसकी ऑक्सीडेशन करवा देती है। फिल्ट्रेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और रेडिएशन सिंपली किल्स करती हैं, गैमा रेडिएशंस का बुक में जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम के स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल एमसीक्यूज। ऑप्शन देखें जी, इट हैज सेल वॉल। सिंपल है, बैक्टीरियम में सेल वॉल होती है। इट हैज साइटोप्लाज्म, इट हैज जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या समझाने वाली बात थी? आंसर इज डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। ये तो एक सिंपल रिक्वायरमेंट्स है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, सेल वॉल है बैक्टीरिया की, साइटोप्लाज्म है, और उसके अलावा एक फ्लैजेला होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ यहाँ पे शेयर की हुई हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेड एलजी डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स। रेड एलजी का बताना। देखिए ये एमसीक्यूज पढ़ने के बाद जो है ना, वो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जिसने पेपर बनाया कि वो कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। तो यहाँ पे देखें, वैसे तो इसका आंसर जो है वो चार्ली है, मेकिंग फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन है रेड एलजी डू नॉट कंट्रीब्यूट। अब बुक में लिखा हुआ है जी, कोरल लीव्स बनाने में जो है इसका कंट्रीब्यूट होता है। अब बकाया जो बीटा और डेल्टा ऑप्शन हैं इनमें मुझे अगर एतराज़ हो तो ये जो है ना, ये चाक डेपोजिशन वगैरह, ये भी किसी हद तक रिलेट करके उसने आंसर को ठीक मान लिया है कोरल लीफ से। लेकिन फर्टिलाइजेशन का तो दूर दूर तक जो है वो फर्टिलाइजर्स का तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो दो टर्म्स है ना, बीटा और डेल्टा, ये फोरामिनिफेरेंस और एक्टिनोपोड्स वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें कैल्शियम वो सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम सिलिकेट के और कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये रेड एलजी आपके सामने शो की हुई है। और इसके अलावा कौन कौन से फंक्शन है रेड एलजी के? सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसके बाद हैबिट है, जो इसका हैबिटाट है वो मेरीन ऑर्गेनिज्म है, और कोरल लीव्स बनाते हैं, और इसके अलावा फूड के सोर्स पर भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा। अमीबा के बारे में कौन सी चीज़ ट्रू है? वेरी सिंपल एमसीक्यूज। दे हैव फ्लैजेला, हम जानते हैं कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं। और दे डू नॉट काज एनी डिजीज, सारी बात है ये डिजीज काज करते हैं, जैसे कि वो डायसेंट्री जो है, वो पेचेस वगैरह ये इन्हीं से ही काज होती है। दे मूव फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, यस सूडोपोडिया। यहाँ पे अगर देखें ये 3D डायग्राम, डेल्टा ऑप्शन है,
3D डायग्राम शो की हुई है, ये स्यूडोपोडिया। तो ये अगर बैक्टीरिया अमीबा है तो इस तरह करके प्रोजेक्शन साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन बना लेता है, फ्लो है उसका साइटोप्लाज्म का, जिस तरह फ्लो मूव करना होता है उस तरह फ्लो कर लेता है। तो ये देखें आर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या आर्म लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया। देखें तो डिफरेंट फंक्शन है, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट अगर देखें द डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इस क्वेश्चन पे भी एतराज़ हो सकते हैं, ये अल्फा और चार्ली ऑप्शन में। बाकी ये बीटा और डेल्टा पे तो मेरा ख्याल किसी को एतराज़ है। हाँ अगर देखा जाए अल्फा होना चाहिए या टैक्सिस होना चाहिए, मेरे जो राय है वो मैं यही कहूँगा ये यूएचएस पे डिपेंड करता है, सॉरी ये जिन्होंने एएमपीएमसी पे, कि किस ऑप्शंस को बेस्ट करार देते हैं। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, आंसर मेरे ख्याल से मैंने टैक्सिस रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया कि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है या प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि हमने ट्रोपिज्म जो है वो प्लांट से रिलेटेड पढ़ी है। टैक्सिस देखें, टैक्सिस हम कहते हैं सिंपल रिस्पॉन्स है, जैसे कीमोटैक्सिस बैक्टीरिया वाले चैप्टर 6 में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, और ये सारा उसके जहाँ पे रिस्पॉन्स आते हैं वहाँ से भाग जाते हैं कि भाई ये हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन ट्रोपिज्म की बात करें तो ट्रोपिज्म इट इज़ अगेन मूवमेंट, दोनों ऑप्शन ठीक है ना, ट्रोपिज्म भी, ट्रोपिक मूवमेंट भी और वो भी, लेकिन ट्रोपिक हमारी बुक में स्पेसिफिकली प्लांट के लिए लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है जी बैक्टीरिया के लिए। अब उन्हें क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया हुआ, तो अब उनकी मर्जी वो किसको सही कहते हैं। नेक्स्ट फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन, फोटोफॉस्फोरिलेशन का हमने बताना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं ये कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। आंसर इज ग्रेनम। ग्रेनम आंसर कैसे है, यहाँ पे देखें थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर होता है और थैलाकोइड मेम्ब्रेन ग्रेनम की ही है। तो यहाँ पे सिंपल हमने देखा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पे होती हैं। अब थैलाकोइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इस ये सारी तफसीलें हमारी बुक में भी बनी हुई है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस तस्वीर में देखें। अब इनर मेम्ब्रेन से क्या मुराद क्या हो सकता है, थैलाकोइड वाली मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पे देखें एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो ग्रेनम है उसकी मेम्ब्रेन को थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, इस जगह पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन इस वजह से ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट एन एमनियोट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये चैप्टर 10 में से आया। एन एमनियोट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें डेवलपमेंट के दौरान जो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं बनती। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होती है वो मैं डायग्राम की मदद से भी बताता हूँ। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आंसर है दैट इज फ्रॉग, चार्ली इज द ऑप्शन। अच्छा वैसे अगर ये आंसर की तफसील में अगर चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक अगर एग शो किया हुआ है, एमनियोट आर टेट्रापोड्स। कैसे स्पेशलाइज किए जाते हैं कि उनके एग में एमनियोन मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे देखिए कोरियोन मेम्ब्रियोन एमनियोन मेम्ब्रेन, जिनमें ये होगी वो क्या होंगे एमनियोट्स, और जिनमें नहीं होगी वो एन एमनियोट्स। तो एन एमनियोट्स में फ्रॉग आते हैं। नेक्स्ट है जी इन रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ द वाटर इज डिसरप्टेड व्हेन वाटर रीचेज, कहाँ पे डिसरप्ट हो जाता है। देखिए सिंपल है, अगर आप एक जगह पे जा रहे हैं रोड से एक जगह दूसरी जगह पे, अगर तो बैरियर से रास्ता ब्लॉक हो गया इसका मतलब आपको अल्टरनेटिव पाथ चूज करना पड़ेगा। इन द सेम सेंस यहाँ पे एपिडर्मस के अंदर कस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं जो वाटर को ब्लॉक कर देते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ तफसील में चलते हैं। देखिए पानी जो है वो वैक्यूल की मदद से जाए एक सेल के दूसरे सेल में, तो वैक्यूलर पाथवे अगर तो जाए, यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया हुआ है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, तो हम इसे कहते हैं जी ये सिम्प्लास्ट पाथवे। लेकिन अगर अलोंग द सेल वॉल जाए तो हम इसे कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। तो देखें ये तो सिंपल से गुजर गया। अगर ये पर्पल वाला जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये इसके साथ साथ चलते हुए आया इस जगह पे एंडोडर्मिस की जगह पे, सबसे बाहर एपिडर्मस होती है, फिर कॉर्टेक्स जिसे हम दरख्त की छाल कहते हैं, कॉर्टेक्स के बाद फिर एपिडर्मस आती है, एपिडर्मस के बाद पेरिसाइकिल और फिर जाइलम में वेसल्स में पानी ऊपर जाता है। तो एपिडर्मस में क्या होता है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है जो इसको ब्लॉक कर देती हैं, तो अब आगे नहीं जा सकता, तो अल्टरनेटिव पाथ में एपिडर्मस के पास जाता है और एपिडर्मस से फिर यानी हम ये कह सकते हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो कम्प्लीटली फॉलोड होता है, एपोप्लास्ट पाथवे भी रुकता है और वैक्यूलर पाथवे भी ना होने के बराबर है। तो एपोप्लास्ट पाथवे अल्टीमेटली सिम्प्लास्ट पाथवे में ही कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट।
कोऑर्डिनेट टेंडनी आर प्रेजेंट इन, ये हमने बताना है कोऑर्डिनेट टेंडनी कहाँ पे होते हैं, तो आंसर इज वेंट्रिकल्स। कैसे, यहाँ डायग्राम की मदद से समझे। ये असल में इन्हें हार्ट स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट यानी दिल की तारें भी कहा जाता है। तो ये देखें, अगर हम वेंट्रिकल पार्ट देखें तो वेंट्रिकल पार्ट जहाँ पे ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं उनके करीब ये वाले वेल्व्स और ये वाले वेल्व्स हैं। एक वेल्व को अगर हम फोकस करें तो अगर यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो धागा नुमा रस्सियां लगी हुई हैं इन्होंने वेंट्रिकल्स के साथ अटैच है, इन्हें खींच के रखा हुआ है। तो ये इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट टेंडनी, ये जो मसल्स होते हैं। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेट टेंडनी की, आप देख सकते हैं इन्हें हार्ट स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व्स में, और मिट्रल वेल्व बाइकस्पिड वेल्व्स को कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट, द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, वेरी सिंपल, मैट्रिक लेवल में भी क्वेश्चन आता है पल्मोनरी वेन, लेकिन पल्मोनरी वेन लिखना चाहिए था। चलो आंसर इज बीटा। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तमाम ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ह्यूमन राइट एट्रियम में आया और पंप होकर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाता है लंग्स के पास। अब यहाँ से दो बनती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। रेड कलर से अगर मैं शो करूँ तो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो जाता है जी, एक जाएगी लेफ्ट वाले के लंग्स के पास और एक राइट लंग्स के पास। अब वहाँ से जब वापस आती हैं, ये चीज़ नोट करने वाली, वहाँ से वापस आती हैं लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में हो जाता है शामिल। तो ये जो ब्लड है ना जो लंग्स की तरफ लेके जा रही है, ये लंग्स की तरफ लेके जाना और दिल से दूर लेके जाना, तो आर्टरी हुई, लेकिन हुई कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। और जो वापस लेके आ रही है वो वेन हुई दिल की तरफ, और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस वजह से उसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। और एमसीक्यूज और इसमें याद रखने वाला ये है कि जब वापस आती है, जाते हुए पल्मोनरी आर्टरी दो थी, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग के लिए, लेकिन जब वापस आती हैं तो दो दो होती हैं, यानी राइट लंग से भी दो और पल्मोनरी वेन और लेफ्ट से भी दो। तो पल्मोनरी वेन्स चार होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी दो होती हैं। नेक्स्ट, द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में कौन से सेल इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं, सारी जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली देखें लिम्फोसाइड, जिनमें लिम्फोसाइड में भी आगे फिर बी लिम्फोसाइड जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर स्टेम सेल देखें, हीमोपोइटिक स्टेम सेल, उसमें ये लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड में फिर बी, टी और नेचुरल किलर, इनमें जो बी लिम्फोसाइड है फिर आगे वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो ये सारे एक शॉर्ट सी पिक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है बॉडी के डिफेंस सिस्टम को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये आप सिंपल याद रखें, घर में होस पाइप जो होता है, आम पाइप जिसे हम गार्डन पाइप भी कहते हैं, उसमें पानी अगर लगाएं तो अगर उसके पाइप के मुंह के ऊपर अपना थंब रख लें तो हम देखते हैं कि पानी ज़्यादा प्रेशर से आता है। इसका मतलब एरिया अगर कम कर दें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, पानी तेज़ी से निकलना शुरू हो जाता है ना। तो इसी तरह ब्लड वेसल जहाँ पे चौड़ी होगी, मोटी होगी, जहाँ पे उसका बोर जो है वो बड़ा होगा, उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा। जहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो यानी कि एरिया थोड़ा कम होगा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन आर्टरी और वेन में अगर कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली आर्टरीज में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जब पंप करता है तो ज़्यादा प्रेशर किस पे जाना है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप होता है तो सारा ब्लड एकदम अयोटा में जाए, आर्टरीज में जाता है अयोटा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर भी किस में होगा, अयोटा में ही होगा। दैट इज द आंसर। यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं तीनों चीज़ें रिलेट की हुई हैं, प्रेशर, एरिया, और जहाँ पे देखें एरिया सबसे ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर सबसे कम है कैपिलरीज में। उसके बाद वेलोसिटी, जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। चलें, ये तो हो गया ना, प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम प्रेशर किधर होगा, हाँ जी, फिर ये कैपिलरीज में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये ब्लू कलर से प्रेशर शो किया हुआ है तो देखें प्रेशर जो है वेन्स में सबसे कम यहाँ पे शो किया हुआ है। वैसे कैप तरतीब से कम होता चला जाता है, यहाँ से कैपिलरीज, फिर उसे सबसे कम वेन्स। नेक्स्ट है जी, ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ। ऑटो इम्यून डिजीज का प्रिंसिपल क्या है, ये क्वेश्चन भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग के आउट ऑफ सिलेबस ही है, अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तो नहीं है। हाँ, अगर किसी कोई मेरा ऐसा भाई जो सिंध बोर्ड का है या केपीके का,
उसकी बुक में लिखा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन को हम क्लियर कट नहीं बता सकते। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में वैसे बताऊं ये क्या होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये कि बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है वो बॉडी के ही खिलाफ हो जाता है, जिस वजह से बॉडी जो है वीक होना शुरू हो जाती है। अब इसे क्या कहना चाहिए, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ या एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ। देखते हैं इन चारों ऑप्शन में यूएचएस किसको बेस्ट करार देती है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी तफसील में चलें तो इम्यून डिजीज में जैसे अकर्स व्हेन अ स्पेसिफिक अडेप्टिव इम्यूनिटी इज माउंटेड अगेंस्ट सेल्फ अगेंस्ट एंटीजेंस, यानी बॉडी के एंटीजेंस के खिलाफ ही जो है ना वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। यानी हमारा डिफेंस सिस्टम समझता है कि ये बॉडी के अंदर जो एंटीजन है वो समझता है कि दुश्मन है, उसे मारना शुरू कर देता है। कुछ इसी तरह के केस जो है वो डायबिटीज मेलाइटस में है, टाइप 1 में। ये हमारी बुक में लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूं। ये सेकंड ईयर चैप्टर 22 के लास्ट टॉपिक डायबिटीज वाले टॉपिक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी, इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, पहले भी डिस्कस कर चुका है। लेफ्ट एट्रियम जो है द 4 पल्मोनरी वेन्स, सिंपल एमसीक्यू ना 4 क्यों है, 2 जो है वो राइट लंग से, 2 लेफ्ट लंग से। यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से देख भी सकते हैं, 2 ये वाली हैं, 2 ये वाली हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ये राइट एट्रियम को हाईलाइट हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट है जी, एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं, सिंपल हम जानते हैं एंटीबॉडीज जो है वो बी लिम्फोसाइट्स में बनती हैं। टी लिम्फोसाइट असल में खुद एक्ट करता है जाके, टी लिम्फोसाइट खुद एक्ट करेगा, लेकिन बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और एंटीबॉडीज जाके आगे फिर जो है वो अटैक करेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी लिम्फोसाइट ने खुद ही पंगा ले लेना है, कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स आएगा और बी लिम्फोसाइट सबर करेंगे, ये इंजेस्ट करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और एंटीबॉडीज फिर जाके आगे लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट है जी, डैश अकर्स बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम एलील्स बेटर चांस टू सरवाइव देन अदर, यानी कौन सी चीज, एवोल्यूशन। हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल की मदद से देखें, फर्ज करें ये 3 जिराफ हैं, छोटी गर्दन वाला, उससे लंबी गर्दन वाला, उससे लंबी गर्दन वाला, पत्ते सबसे ऊपर लगे हुए हैं, तो आप मुझे डायग्राम दे के आसानी से बता सकते हैं कि यही वाला सरवाइव करेगा क्योंकि इसको खाने को मिलेगा, ये डेड हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यही नेचुरल सिलेक्शन है और इसी सिलेक्शन की वजह से जो है वो आगे एवोल्यूशन आती है। नेक्स्ट, द डीएनए दैट हैज बीन अल्टर्ड एंड विच नाउ हैव लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी जो नया ऑर्गेनिज्म बना है उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डीएनए होंगे, दैट इज कॉल्ड कंबिनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए। सिंपल रिकम्बिनेंट डीएनए हम जानते हैं इंसुलिन बनाने के लिए भी आता है, सिंपल था ये। नेक्स्ट, इट इज द मेथड फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनाना। आंसर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, कैरे बी मुल्लिस ने जो बताया था पीसीआर। सिंपल है, टेस्ट ट्यूब में हम कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसके टेम्परेचर भी, इसमें जो इंजाइम यूज़ होते हैं वो हीट सेंसिटिव नहीं होते और दूसरा इंजाइम भी यूज़ नहीं होते, इस वजह से पीसीआर जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें हीट करें, अलग अलग हो गए, सेपरेट प्राइमर ऐड किए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा कूल किया और देखें जी ये पीसीआर कॉपीज बननी स्टार्ट होगी। 2 से 4 बनी, 4 से फिर 8 बनेगी, 8 से 16, फिर 32, 64, इस तरह बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, which is the effect of enzyme on DNA of DNA ligase, यानी DNA ligase करता क्या है, ligase का वर्ड जहाँ पे भी आया यू मस्ट रिमेंबर, इसका मतलब जोड़ना होता है। यानी जब हम तोड़ते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स वेक्टर में से, तो उसको जोड़ने के लिए जो है फिर वो डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 20 एमसीक्यूज सॉल्व किए। इससे नेक्स्ट 20 अगर एमसीक्यूज भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे अलावा अगर आप कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।